हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मोटिवेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम ये सीरीज़ कर रहे हैं। मोटिवेशन के इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन की थ्योरीज एंड मोटिवेशंस के फीचर्स। मोटिवेशन वर्ड मोटिव से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नीड, यानी कि आवश्यकता। ये आवश्यकता हमारी इमोशंस से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी पार्टिकुलर एक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि हमारे दिमाग से उत्पन्न होता है। हमारी इच्छाओं पे डिपेंड करता है कि हाउ टू रिएक्ट, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें किस चीज़ की नीड है। तो नीड ही हमें किसी पार्टिकुलर थिंग्स के लिए मोटिवेट करती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी परफॉर्मेंस जो है उसकी एबिलिटी या मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करती है। कई बार व्यक्ति के पास स्किल होती है, लेकिन बिना मोटिवेशन के वो स्किल का सही यूज़ नहीं कर पाता है। इसलिए मोटिवेशन व्यक्ति को जो है वो एनकरेज करती है, एंथुसिज्म उसमें उत्पन्न करती है। मोटिवेशन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल होते हैं। किसी तरह के पर्सनल इंसेंटिव होते हैं ताकि सबॉर्डिनेट मोटिवेट हो सके। मोटिवेशन एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि व्यक्ति में एनर्जी और एंथुसिज्म बूस्ट अप करता है, जील पैदा करता है और काम के प्रति एक इच्छा जागृत करता है। मोटिवेशंस की बात करें तो मोटिवेशन हर इंसान की अपनी अलग-अलग रिक्वायरमेंट रहती है मोटिवेशंस के लिए। मोटिवेशन को समझने के लिए 3 टर्म को समझना ज़रूरी है। मोटिव, मोटिवेटिंग एंड मोटिवेशन। मोटिव क्या होता है? हर इंसान का मोटिव जो होता है अलग-अलग होता है। उसके डिज़ायर, वर्क और उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान का मोटिव क्या है। किसी की जॉब सैटिस्फैक्शन मोटिव हो सकता है, किसी का कुछ और मोटिव हो सकता है। मोटिवेटिंग क्या होता है? हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? हम मोटिवेटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉनेटरी एंड द नॉन मॉनेटरी हेल्प। कोई भी इंसान हमें मोटिव कर सकता है या मोटिवेट कर सकता है मुद्रा से या फिर नॉन मुद्रा आइटम से। मोटिवेशन क्या होता है? एक आउटकम है। मोटिवेशन एक तरह की आउटकम है जो मोटिव के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करती है ताकि कस्टमर का बिहेवियर सेटिस्फाई हो। इफ़ पीपल आर विलिंग टू रेडी टू एंगेज, ताकि जो व्यक्ति है अपने काम के प्रति इच्छा जागृत कर सके, इच्छा व्यक्त कर सके एंड इच्छा ज़ाहिर कर सके, तो उसको मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन यानी कि हम व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज करके उसकी विलिंगनेस को चेंज करना, एक प्रोसेस मोटिवेशंस का रहता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटिवेशन। फर्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन ऐसी एबिलिटी है ताकि व्यक्ति को वर्क से एंगेज कर सके, वर्क के लिए या काम के प्रति इच्छा जागृत कर सके। तो मोटिवेशन व्यक्ति को जील उत्पन्न करता है, व्यक्ति में एंथुसिज्म उत्पन्न करता है। मोटिवेशन एक फोर्स है जो व्यक्ति को पुश करता है काम के प्रति, ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके, अच्छे तरह से काम कर सकें। और हर इंसान के लिए अलग-अलग प्रकार की मोटिवेशन होती है। हर इंसान का ह्यूमन बिहेवियर अलग होता है। मोटिवेशन की जो फ़ोर्स है या ड्राइविंग फ़ोर्स है वो ह्यूमन एक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है किस तरह की रहेगी। सेकंड है मोटिवेशन, इट इज़ ए इन्हेरेंट फीलिंग ऑफ द पीपल। मोटिवेशन एक इनर फीलिंग होती है, ये कोई फिज़िकल फ़ोर्स नहीं है, एक तरह की इन्हेरेंट फीलिंग है, अंदर से उत्पन्न होने वाली फीलिंग है। ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड, फीलिंग, एक्शंस के ऊपर, इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ नॉट ए ऑप्शनल। मोटिवेशन कोई ऑप्शनल नहीं होता है। हर ऑर्गेनाइजेशंस में मोटिवेशन को अडॉप्ट किया जा रहा है। इट इज़ ए नेसेसिटी कि हम व्यक्ति को फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन दें, क्योंकि इंसान एक ह्यूमन फैक्टर्स होता है, लाइफ फैक्टर है और इसको मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। कोई भी लाइफ फैक्टर है वो ही जो है वो अदर फैक्टर को ऑपरेट करता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये लगातार लंबे टाइम तक चलने वाला प्रोसेस है। हम एक टारगेट बनाते हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें कंटिन्यू मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। इसलिए मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है। मोटिवेशन एक मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि मोटिवेशंस जो है वो बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मोटिवेशंस अलग-अलग प्रकार के होते हैं, कुछ मॉनेटरी हो सकते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी हो सकते हैं, यानी कि कुछ फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बेस्ड होते हैं। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट मोटिव। हर इंसान की नीड ये जो है वो अलग होती है। किसी व्यक्ति की मोटिव या नीड कुछ अलग होगी, किसी दूसरे की अलग होगी। किसी को सैलरी ज़्यादा चाहिए, किसी को स्टेटस या रिकॉग्निशन चाहिए, तो हर इंसान का मोटिव अलग होता है।
मोटिवेशन जो है हर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। मोटिवेशन चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल हो, लोअर हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के इंसान को मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। मोटिवेशन एक गोल ओरिएंटेड पार्ट है, यानी कि गोल को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। मोटिवेशन 2 प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव जैसे कि सैलरी में इंक्रीज़ करना पॉजिटिव मोटिवेशंस है, एंड आपकी प्रमोशन रोक देना या फिर आपको डिमोट कर देना, लोअर पोस्ट पे ट्रांसफ़र कर देना, बाहर निकाल देना, ये आपका नेगेटिव मोटिवेशंस रहता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। द मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों होती है किसी ऑर्गेनाइजेशंस में? फर्स्ट आता है परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान अच्छा परफॉर्म करे, बेटर परफॉर्म करे, या फिर उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम वेस्टेज को कम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, विदिन द टाइम काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी होती है। सेकंड है लेबर टर्नओवर को कम करना। लेबर टर्नओवर को कम करने का मतलब है यहाँ पे कि लेबर जो है अपने काम के प्रति कमिटेड एंड लॉयल रहे, एब्सेंट ना रहे, यानी काम में जो है कोताही ना बरते, कोई भी बिग प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लेबर टर्नओवर जो है इंक्रीज़ अगर होती है तो प्रॉफिट कम होता है। लेबर टर्नओवर अगर कम होती है तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा होगा। And another one, it enhances to organizational ability to embrace to changes. मोटिवेशन चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनोवेशन या क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए न्यू आइडिया इन्वायरमेंट में कोई लाना चाहते हैं तो उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करता है। जो भी इंडस्ट्रियल पीस है उसको प्रमोट करेगा, शांति बनाने की कोशिश करेगा, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो मोटिवेशन तब भी ज़रूरी है। मोटिवेशंस एक गुड इमेज ऑर्गेनाइजेशंस की क्रिएट करता है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल मोटिव देते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल अच्छी होती है, डिस्प्यूट कम होते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर के साथ अच्छे रिलेशंस क्रिएट होते हैं, तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इमेज बिल्डअप होती है। मोटिवेशन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट को कम करता है, लेबर टर्नओवर को मिनिमाइज करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इंडस्ट्रियल पीस को बढ़ाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। मोटिवेशन का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोटिवेशन में सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड होती है, उसकी हमें टेंशन हो जाती है। उस नीड को हमको मतलब जो नीड है वो हमें कहाँ से पूरी हो सकती है उसके बारे में सोचते हैं, भी सर्च करते हैं, नीड को फुलफ़िल करते हैं और हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो देखिए वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अनसैटिस्फाइड नीड, ऐसी नीड जो हमारी फुलफ़िल नहीं हुई है, वो ही हमें मोटिवेट करती है। अगर हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल है तो वो हमें मोटिवेट नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है जो पूरी नहीं हुई है, वो ही हमें मोटिवेट करती है। जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, कोई मेरी डिज़ायर है या अदर कोई चीज़ है, वो हमें मोटिवेट करती है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है टेंशन। अगर कोई अनसैटिस्फाइड नीड है उसकी हमें टेंशन हो जाती है। टेंशन होगी तो जनरली बात है, मतलब डिग्री ऑफ टेंशन, ड्राइव का मतलब है यहाँ पे कि जो नीड है वो हमारी उत्पन्न हो जाती है। हम उसके आधार पे सोचना शुरू कर देते हैं, एक्शन करना शुरू कर देते हैं और ये हम सोचते हैं कि हम उस नीड को कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव क्या हैं। ड्राइव जो है वह हमारा इंटरनल स्टेट होता है जो हमें पुश करता है एक्शन की प्रति, ठीक है। ड्राइव हमें क्या करता है, जो इच्छा शक्ति है हमारी, यानी कि टेंशन तो है लेकिन इच्छा जागृत करना भी ज़रूरी है। जो इच्छा शक्ति है हमें, वो हमें एक्शन की तरफ पुश करती है। फिर हम एक्शन करने के लिए सर्च बिहेवियर करते हैं। जब भूख लगी है तो उसके लिए फिर अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे खाना खाना है, अब उसके लिए मुझे सर्च करनी पड़ेगी दुकानें। तो सर्च बिहेवियर क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं नीड को पूरा करने के लिए। हम ये देखते हैं कि हमारी नीड कैसे पूरा होगी, जैसे कि मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी वे से किस तरह से हम नीड को पूरा कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो नीड माना किसी पार्टिकुलर मॉनेटरी टर्म से पूरी हो जाएगी तो हम सैटिस्फाई हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे सैटिस्फाई नीड होगी
यानी कि हमने जो भी हमारी इच्छा थी, ड्राइव थी, पूरा कर दिया हमने, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर दिया। नीड को सेटिस्फाई किया तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, यानी इंसान सेटिस्फाई हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है मोटिवेशंस का। हाँ, कुछ थ्योरीज़ हैं, तो आपके चैप्टर में यहाँ 3 थ्योरीज़ हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हेज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी एंड विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो थ्योरी है वो मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड है। इसको नीड थ्योरी, हायरार्की नीड थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें 5 तरह के लेबल बनाए गए हैं, 5 तरह की हायरार्की बनाई गई है, जिसमें कि फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड आती है, सेकंड सेफ्टी, थर्ड सोशल नीड, फोर्थ एस्टीम एंड फिफ्थ एक्चुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है। ये होता क्या है? तो चार्ट से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड है, सेफ्टी नीड हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सोशल स्टीम नीड हमारी जो रिलेशनशिप है फ्रेंड या फैमिली से उससे रिलेटेड है, एस्टीम नीड हमारी स्टेटस रिकॉग्निशन पहचान से रिलेटेड है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हमारी जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, सेल्फ फुलफिलमेंट होती है, उससे रिलेटेड होती है। जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है वो हमारी बेसिक नीड होती है, यानी कि हमारी फंडामेंटल नेसेसिटी है, ये हमारे लिए जीने के लिए ज़रूरी है, रोटी कपड़ा मकान। तो ये ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है। तो हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है पिरामिड में। सेकंड जो है वो सेफ्टी नीड है। सेफ्टी क्या होती है कि भई हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट की, इनकम की, रिसोर्सेज़ की सिक्योरिटी चाहिए। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फिज़िकल सिक्योरिटी और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी का होना यहाँ पे ज़रूरी है, उसकी तरफ भागते हैं, जब हमारी पहली नीड पूरी हो जाती है। थर्ड नीड आती है सोशल नीड। सोशल नीड जो है, हम ह्यूमन एनिमल हैं, तो जनरली बात है कि हम अपने फीलिंग को, इमोशन को शेयर्स करना पसंद करेंगे। तो जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ जो हमारा लव एंड बिलॉन्गिंगनेस नीड है वो यहाँ पे होती हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसमें आता है। एस्टीम नीड हमारी फोर्थ नीड होती है। एस्टीम नीड हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी के बाद आती है, और इंडिविजुअल विश करता है कम्युनिटी में उसकी पहचान हो, रिकॉग्निशन हो, स्टेटस हो, तो वो उसमें एस्टीम नीड में आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है कि जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हम अचीव करते हैं। मतलब जो हमारी पर्सनल लाइफ की नीड होती है, वो उसको हम पूरी करते हैं। तो ये जो नीड है वो सबसे लास्ट में होती है। जो इंसान बनना चाहता है वहाँ पे, जैसे कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आता है, जब आपकी बाकी सारी नीडें पूरी हो जाती हैं। मास्लो नीड हायरार्की मोटिवेशन थ्योरीज़ में क्या अजम्पशंस हैं? देखिए, ये जो थ्योरीज़ है ये ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की नीड के ऊपर डिपेंडेंट है, और ह्यूमन नीड काउंटलेस होती है, लेकिन उनको क्लासिफाई किया गया है एक स्ट्रक्चर में, जिसमें कि 5 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, हायरार्की बनाई गई है, और इंसान इस हायरार्की के लेवल के हिसाब से, इम्पोर्टेंस नीड के हिसाब से चलता है। और इसमें जो है, पहले व्यक्ति पहली नीड को पूरा करता है, देन वो दूसरे में जाता है, यानी कि पहले वो फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करेगा, तभी वो सेफ्टी नीड में जाएगा। और कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली इस लेवल में कोई थर्ड या फोर्थ नंबर पे नहीं पहुंच जाएगा, पहले लोअर लेवल को पूरा करना पड़ता है, फिर वो अपर लेवल की मोटिवेशन को देखता है। एंड वन बाय वन यहाँ पे थ्योरीज में यहाँ पे नीड को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है हेल्सबर्ग मोटिवेशन थ्योरी। इसको 2 फैक्टर हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन। हेल्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन थ्योरी है। इसमें हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर है। हाइजीन फैक्टर को डिससेटिस्फायर या मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं। डिससेटिस्फायर का मतलब है, अगर ये फैक्टर नहीं होंगे आपकी जॉब में, तो आप ज़्यादा जल्दी से जल्दी डिससेटिस्फाई हो जाएंगे या डीमोटिवेट हो जाएंगे। इन फैक्टर का होना ज़रूरी है। अगर ये फैक्टर की कमी पाई जाती है तो इंसान डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो ये फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सैलरी, अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। अच्छी वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है। सुपरविज़न, यानी कि आपको गाइड करे, सपोर्ट करे, फीडबैक का ऑर्गेनाइजेशंस में होना ज़रूरी है। जॉब सिक्योरिटी होना ज़रूरी है।
कंपनी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एक फेयर होनी चाहिए। जो ग्रुप के साथ रिलेशंस है वो एक्सेप्टेबल और पॉजिटिव होना चाहिए। सबॉर्डिनेट के साथ रिलेशंस फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सुपीरियर के साथ रिलेशन जो है सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। स्टेटस होना चाहिए, रिकॉग्निशन पहचान होनी चाहिए। पर्सनल लाइफ जो है मतलब उसके हिसाब से जॉब मतलब होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ को भी अलाउ करे। तो देखिए अगर इनमें से कोई भी फैक्टर्स अगर मिस है, कमी पाई जाती है, तो यहाँ पे व्यक्ति डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड है, हमारी सोशल नीड है, हमारी सेफ्टी नीड है, ये सब इसमें तीनों में कवर होती है हाइजीन फैक्टर्स में। मोटिवेटर फैक्टर्स क्या होता है, जो ऐसे फैक्टर होते हैं जो इंसान को सेटिस्फेक्शंस देते हैं, मतलब ये मोटिवेट करते हैं। अगर इनकी कमी पाई जाएगी तब भी ज़्यादा मतलब डिससेटिस्फेक्शंस नहीं होगी। सो मोटिवेटर फोकस करता है नेचर ऑफ वर्क के ऊपर, एम्प्लॉय के लिए जो पर्पस के ऊपर एंड चैलेंजेस के ऊपर। अल्टीमेटली जो ड्राइव है वो मोटिवेशन या जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है। जो मोटिवेटर फैक्टर क्या हो सकते हैं, अचीवमेंट, कुछ प्राप्त करना, टास्क को पूरा करना, रिकॉग्निशन पहचान, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो रोल प्ले करना, चैलेंजिंग रोल लेना, एडवांसमेंट या अपग्रेड होना, पॉजिटिव स्टेटस के लिए जैसे कि प्रमोशन होना, पर्सनल ग्रोथ, ट्रेनिंग, स्किल, नॉलेज को इन्हेंस करना, वर्क इटसेल्फ यानी कि जॉब को खुद हैंडल्स करना। तो इस तरह के फैक्टर मोटिवेटर में रहते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको एनवायरनमेंट में मिल रही है तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। ये जो मोटिवेटर फैक्टर हैं, ये नीड हायरार्की थ्योरीज के जो टॉप लास्ट में 2 फैक्टर हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम नीड, ये उसके सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। Now is the next assumption of the two factor theory. टू फैक्टर थ्योरी या हाइजीन या मोटिवेटर जो है, यहाँ पे 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। हाइजीन फैक्टर जो है वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है अगर इसकी कमी पाई जाती है, लेकिन मोटिवेटर्स डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट नहीं करता है। मोटिवेटर फैक्टर जो है वो सेटिस्फैक्शन को लीड करता है, मोटिवेट करता है। ये थ्योरी जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेटर एंड इंट्रिंसिक मोटिवेटर का मतलब है इंटरनल इनहेरेंट मोटिवेटर को ज़्यादा बढ़ावा देती है, और कुछ एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर यानी कि कुछ अदर फैक्टर हैं जैसे पे, मॉनेटरी वैल्यूज, उसको कुछ यहाँ जो मोटिवेटर फैक्टर है वो नॉन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, और हाइजन फैक्टर जो है वो आपके इंट्रिंसिक या फाइनेंशियल नेचर के रहते हैं। लिमिटेशंस क्या है टू फैक्टर्स थ्योरीज की, मतलब इसमें कमी क्या है। टू फैक्टर थ्योरी जो है वो नीड हायरार्की थ्योरीज को सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, ओवरव्यू करती है। एंड थ्योरी जो है वो इम्प्लाई की मोटिवेशंस थ्योरी को ढंग से रियलिटी में नहीं बताती है। टू फैक्टर थ्योरी जो है उसमें मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शंस को लिया गया है, उसका क्लियर कट इन्फॉर्मेशंस नहीं है कि मोटिवेशंस कितनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन कितनी चाहिए। ये इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, तो उसकी मोटिवेशन भी अलग होगी। एंड ये सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी को भी शो नहीं करता है कि इंसान कितना सेटिस्फाई होकर कितने प्रोडक्टिविटी कर सकता है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर का कितना इम्पैक्ट रहेगा मोटिवेशन में उसको भी शो नहीं करता है। ये जो मैंने आपको बात की थी पहले, मास्लो हिरार्की थ्योरी एंड द हेल्सबर्ग मॉडल थ्योरी, तो मास्लो की जो 5 हिरार्की है उसमें से फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सोशल नीड को मेंटेनेंस फैक्टर कहा गया है, यानी कि हाइजन फैक्टर कहा गया है, और स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस को मोटिवेटर फैक्टर कहा गया है। तो इस ग्राफ से समझना जो है वो ईजी है। नाउ हम विक्टर वरुम थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। विक्टर वरुम थ्योरी जो है वो 1964 में डेवलप की गई थी। ये थ्योरी जो है वो मतलब हार्ड वर्क यानी यहाँ पे रिजल्ट ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंडेंट करती है कि हम क्या परसीव करते हैं और हम क्या रिजल्ट देंगे, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उसके बदले क्या रिजल्ट देंगे। इसको एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको BIE थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड द एक्सपेक्टेंसी। इसको 2015 में ये नाम दिया गया था। मास्लो हेल्सबर्ग जो है उन्होंने रियलाइज़ किया कि इसमें इंटरनल नीड्स जो है वो हमारे एफर्ट
करने के लिए प्रमोट करती है, जबकि ब्रूम फील करता है कि हमारा रिजल्ट हमें मोटिवेट करता है, मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेंसी है रिजल्ट की वो हमें मोटिवेट करती है। जबकि मास्लो हेल्सबर्ग के अकॉर्डिंग हमारी इंटरनल नीड मोटिवेट करती है, जबकि ब्रूम के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट हमें मोटिवेट करता है। ब्रूम ने रियलाइज़ किया कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो इंडिविजुअल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि इंसान की पर्सनैलिटी, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस और एबिलिटी के आधार पे डिपेंड करती है इंसान की परफॉर्मेंस। और ही स्टेट दैट कि एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन आर लिंक्ड इन ए पर्सन। जो हमारे एफर्ट्स हैं, परफॉर्मेंस है या अदर फैक्टर हैं वो हमारे मोटिवेशन से रिलेटेड होती है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो लोग मोटिवेट होते हैं एक्सपेक्टेशन से, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन से मोटिवेट होते हैं, अपने आउटकम से मोटिवेट होते हैं। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंसान है वो मोटिवेट होता है एफर्ट, परफॉर्मेंस की वजह से। एंड जैसे कि एफर्ट जो है परफॉर्मेंस को लीड करती है, परफॉर्मेंस रिवार्ड को लीड करती है, और रिवार्ड जो है वो वैल्यू क्रिएट करती है। तो ये थियरी इसके ऊपर बेस्ड है। एफर्ट जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को लीड करेगी, परफॉर्मेंस रिवार्ड को लीड करेगा, और रिवार्ड जो है वो हमारी वैल्यू को जो है लीड करेगा। यहाँ पे मेन कंपोनेंट है 3 जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एक्सपेक्टेंसी। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ बिलीफ एंड आइडिया ऑफ द पर्सन दैट एफर्ट विल लीड टू स्पेसिफिक लेवल। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब एफर्ट टू परफॉर्मेंस। अब एफर्ट टू परफॉर्मेंस, हम एफर्ट उतना करेंगे हमें परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। हमें पता है कि हमें अगर पास होना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो हमारी एक्सपेक्टेंसी क्या है, टॉप पाना, मतलब हमें फर्स्ट आना है क्लास में, वो हमारी एक्सपेक्टेंसी है। तो उतना परफॉर्म करने के लिए हमें उतने एफर्ट भी करने पड़ेंगे, हमें रात दिन पढ़ना भी पड़ेगा। तो एफर्ट यहाँ पे लीड कर रहा है परफॉर्मेंस को। जितने हम एफर्ट्स करेंगे उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी हमारा रिजल्ट सही होगा। सेकंड आता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या है, ये बिलीव करता है कि इंसान की परफॉर्मेंस ही उसको रिवार्ड दिलाती है। अगर माना कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मे बी यू टेक टू द फर्स्ट पोजीशन, सो इंस्ट्रूमेंटेलिटी डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस लीड टू द रिवॉर्ड। अगर आप डे टू डे एफर्ट कर रहे हैं तो देन यू टेक टू द फर्स्ट पोजीशन।